नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने मूल अधिकार सामान्य परिचय की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने अनुच्छेद 12 यानी कि राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 यानी कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में हमने चर्चा की। अब दोस्तों, हम अलग अलग 6 मूल अधिकारों की बात करेंगे। तो आज की क्लास में अपना सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। नंबर 1 जो अपना अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दोस्तों, इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहली बात तो आपके लिए यही खास है कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, या समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों, दूसरा जो इससे प्रश्न आता है वो अलग अलग आर्टिकल को लेकर पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ ले अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया। अलग अलग आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न ये भी आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या वर्णित किया गया है, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 की बात करें हम, अनुच्छेद 14। अब इसमें देखो क्या वर्णित किया गया है वो देखना है हमें। अनुच्छेद 14 में एक शब्द दिया गया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये 2 बातें इसमें दी गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। ये 2 बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब दोस्तों, इसकी व्यापक चर्चा करें उससे पहले एक बात ध्यान में रखना, विधि के समक्ष जो समता है, विधि के समक्ष जो समता है, विधि के समक्ष जो समता है, यह शब्द तो कहां से ग्रहण किया गया? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। और जो विधि का समान संरक्षण है, यह कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया। अमेरिका से ग्रहण किया गया। ये 2 बातें आप स्पेशल याद रखना। काफी बार संविधान के स्रोतों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष समता शब्द कहां से लिया गया, विधि के समान संरक्षण शब्द था वो कहां से लिया गया। तो ध्यान रखना, विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया और विधि का समान संरक्षण है वो कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अलग अलग बातें करते हैं। सबसे पहले हम विधि के समक्ष समता शब्द की बात करें। विधि के समक्ष समता शब्द की बात करें तो ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या है? विधि की दृष्टि से, विधि या फिर कानून की दृष्टि से सबको समान माना जाएगा। सबको समान माना जाएगा।
कानून के आधार पर, कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो विधि के समक्ष समता शब्द है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। और ध्यान रखना विधि का शासन, विधि का शासन की जो अवधारणा दी थी वो डायसी ब्रिटेन से रिलेटेड है और ये शब्द भारत में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। इस शब्द का अर्थ क्या है कि कानून की नजर में सबको समान माना जाएगा, चाहे कोई राजा हो या फिर रंक हो, कानून की नजर में सबको समान माना जाएगा। जो कानून राजा पर लागू होता है वही कानून प्रजा पर लागू होगा, जो कानून एक उच्च वर्ग पर लागू होता है वही कानून निम्न वर्ग पर लागू होगा, जो कानून जनरल वालों पर लागू होता है वही एसटी एससी वालों पर लागू होगा। यानी कानून की नजर में सब समान माने जाएंगे, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, समाज में कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। यही इसका निहितार्थ है विधि के समक्ष समता, यानी विधि की नजर में सबको समान माना जाएगा। दोस्तों देखो इसके कुछ अपवाद हैं। अगर अपवाद की बात करें तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 है वो इसका क्या है, अपवाद है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार कौन से दिए गए हैं। अगर हम इनकी बात करें कि कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी इनके कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा कोई भी काम किया जाता है उनके आधार पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि व्यक्तिगत मुकदमों में भी इनको 2 महीने पहले सूचना दी जाती है, उसके बाद ही मुकदमों पर कार्रवाई होती है। साथ ही कार्यकाल के दौरान इन पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हालांकि देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिहाज से इतना ज्यादा विस्तृत आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट। ध्यान रखना टीचिंग का मतलब ही यही होता है कि बहुत ज्यादा बर्डन आपको नहीं देना है, बस शॉर्ट एंड स्वीट। तो आप यहां पर याद रखना कि विधि के नजर में सबको समान माना जाएगा, कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। इसका अपवाद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को क्या दिया गया है, विशेष अधिकार, यानी कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त बात करें, उनके द्वारा कोई व्यक्तिगत रूप से किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, उसके आधार पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले इनको 2 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य है। कार्यकाल के दौरान न्यायिक उन्मुक्तियां भी इनको प्रदान की गई है, तो ये इसका क्या माना जाता है, अपवाद। दोस्तों इसके बाद दूसरा वर्ड है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण दूसरा वर्ड, जो कि कहां से ग्रहण किया गया था, अमेरिका से। दोस्तों इसमें राज्य तर्क संगत आधार पर भेदभाव कर सकता है, तर्क संगत आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी पहले में हमने क्या पढ़ा, पहले में हमने पढ़ा यहां पर कि विधि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, सबको कानून की नजर में समान माना जाएगा। लेकिन इसमें अनुच्छेद 14 में हमने दूसरा वर्ड पढ़ा था विधि का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से ग्रहण किया गया। उसका निहित अर्थ क्या है कि राज्य भेदभाव कर सकता है लेकिन उसका आधार क्या होगा, तर्क संगत आधार होगा। तर्क संगत आधार पर ही राज्य, यानी उचित आधार पर, तार्किक आधार पर ही राज्य भेदभाव कर सकता है।
अन्यथा भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे मैं बात करूं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राज्य अगर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, आरटीई एक्ट 2009 के माध्यम से किया भी गया था, तो उसमें आप में से कोई भी नागरिक उसका विरोध नहीं करेगा कि हां राज्य नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान, स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, स्त्रियों को आरक्षण प्रदान कर सकता है, ठीक है। स्त्रियों के लिए अलग से कानून बना सकता है। इसके अलावा अपंगों हेतु भेदभाव कर सकता है, जैसे रैंपों का निर्माण, क्योंकि अपंग हैं उनके लिए रैंपों का निर्माण किया जा सकता है, इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे राज्य है एक निश्चित आय पर टैक्स लेता है तो कोई उसका विरोध नहीं करता कि भाई सबसे टैक्स लो, कोई गरीब आदमी टैक्स कहां से देगा, तो अमीर व्यक्तियों से राज्य टैक्स लेता है तो हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि ये तार्किक आधार है, वो ज्यादा कमा रहा है, राज्य से ही कमा रहा है, इसलिए राज्य उससे टैक्स ले रहा है। जबकि गरीब आदमी से टैक्स नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, नहीं, राज्य के द्वारा भेदभाव तो किया गया लेकिन उसका आधार क्या है, तर्क संगत आधार है। इस आधार पर हम राज्य की कार्रवाई को अनुचित नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 में हमने दो बातें पढ़ी, विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या है कि विधि की नजर में सबको समान माना जाएगा, कानून की नजर में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। हालांकि इसका अपवाद अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। फिर हमने दूसरा वर्ड विधि का समान संरक्षण, इसमें इसका निहितार्थ क्या है कि राज्य भेदभाव कर सकता है लेकिन उसका आधार कैसा होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। और मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जब राज्य करता है तो इसको हम अनुचित नहीं ठहरा सकते। स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है तो इसको हम अनुचित नहीं ठहरा सकते, क्योंकि प्राचीन काल में स्त्रियों को प्राधीनता की ओर धकेला गया था, तो आज उनको समाज में बराबरी का स्तर पर लाने के लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। अपंगों के लिए अगर राज्य रैंपों का निर्माण करता है या अन्य किसी प्रकार की सुविधा देता है तो हम उसके आधार राज्य की इस कार्रवाई को अनुचित नहीं ठहरा सकते। अमीरों पर राज्य टैक्स लगाता है, इसको भी हम अनुचित नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका इस भेदभाव का जो आधार है वह तर्क संगत आधार है, इसलिए हम इस तार्किकता को चुनौती नहीं दे सकते, यही इसका निहितार्थ है। और इसमें सबसे स्पेशल बात दोस्तों, जो मुख्य प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से है, भाई पढ़ाने को तो कितना भी पढ़ा दो, ठीक है, इसी में पूरा दिन भी लग सकता है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 3-4 प्रश्न बनते हैं मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहला आपको अनुच्छेद 14 पूछ लिया जाता है कि समानता के अधिकार का उल्लेख, कानून के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कानून के समक्ष समता शब्द कहां से लिया गया, कानून का समान संरक्षण शब्द कहां से लिया गया। तीसरा प्रश्न, कानून के समक्ष समता का अपवाद कौन सा आर्टिकल माना जाता है, 361 माना जाता है। हालांकि और भी आर्टिकल है, 105 है, 194 है, ये भी माने जाते हैं, लेकिन स्पेशल आप 361 याद रखना, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि अगर राज्य कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसका आधार क्या होना चाहिए, तर्क संगत आधार होना चाहिए। केवल आपको यही याद रखने हैं दोस्तों। चलिए, समानता के अधिकार का अगला अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद 15। अब इसमें देखो क्या क्या है, राज्य, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान
के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब दोस्तों देखिए, एक बार हम इस अनुच्छेद 15 को यहीं तक समझते हैं और बाकी बात है वो बाद में करेंगे। यहां से क्या प्रश्न बनता है? पहला प्रश्न आपको आर्टिकल याद रखना है कि राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 15। ठीक है। अब दूसरा ध्यान रखना, यहां पर दोस्तों एक शब्द बोलेगा, केवल शब्द लिखा हुआ है, तो राज्य केवल किसके आधार पर भेदभाव का निषेध करेगा? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये 5 वर्ड दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर ही भेदभाव का निषेध करेगा। तो यहां से प्रश्न, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, संविधान में वर्णित इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। इनका क्या पूछा जा सकता है? क्रम पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्रम से याद रखना है। क्या? क्रम से याद रखना है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे, इनको क्रम से याद रखना है। पहले अनुच्छेद 15 में आता है धर्म। ठीक है, अभी हाल ही में ये संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी, वहां पर ये प्रश्न आया भी था, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें पूछा गया था अनुच्छेद 15 में वर्णित भेदभाव, संविधान में वर्णित दो भेदभाव का निषेध, उनका निश्चित क्रम क्या है? तो ध्यान रखना, धर्म पहले आता है, फिर उसके बाद मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधारों पर भेदभाव का क्या किया गया है? निषेध किया गया है कि राज्य है इन आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे अनुच्छेद 15(1) की बात कर रहे हैं, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ, किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखो, अनुच्छेद 15 का जो दूसरा पार्ट है वो इसी को क्या बनाता है? व्यापक बनाता है। इन्हीं आधारों पर, इन्हीं आधारों पर, कौन से आधार? वही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, यानी इन्हीं आधारों पर कोई नागरिक को सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, खेल मैदानों, होटल, रेस्तरां, कुआं, तालाब आदि के प्रयोग हेतु मना नहीं कर सकता। आदि के प्रयोग हेतु मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले में अनुच्छेद 15 के पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि राज्य है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना 15(2) पार्ट क्या कहता है कि इन्हीं आधारों पर भेदभाव करते हुए किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान है, विद्यालय है, ऑफिस है, ठीक है, खेल के मैदान है, होटल है, रेस्तरां है, कुआं है, तालाब है, दुकान है, इनके प्रयोग के लिए मना नहीं किया जा सकता। यहां पर यह दूसरा पार्ट न केवल राज्य पर लागू होता है बल्कि नागरिकों पर भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई नागरिक है, वो सार्वजनिक स्थान पर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था है
जहां पर भेदभाव आज भी व्याप्त है, ध्यान रखना। तो इन आधारों पर भेदभाव करते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता, विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता, खेल मैदान में खेलने से मना नहीं कर सकता, होटल में रहने के लिए मना नहीं कर सकता, रेस्तरां का प्रयोग यानी रेस्तरां खाना खाने के लिए मना नहीं कर सकता, कुआं तालाब जो राज्य निधि से पोषित है उनके प्रयोग के लिए मना नहीं कर सकता। केवल किनके आधार पर भेदभाव करते हुए? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हुए इनको मना नहीं कर सकता। यानी ये स्थान है वो प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अनुच्छेद 15(3) है, अनुच्छेद 15(3) है, वो क्या कहता है कि राज्य स्त्री व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये इसका हम क्या बोल सकते हैं? अपवाद बोल सकते हैं। अनुच्छेद 15 के हम अपवाद बोल सकते हैं इनको कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्त्री सशक्तिकरण हेतु आरक्षण व अन्य प्रावधान कर सकता है, अन्य प्रावधान कर सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए जैसे मान लो कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकता है। तो ये अनुच्छेद अभी एक बार देखिए दोबारा से अनुच्छेद 14 में आओ। ठीक है, अनुच्छेद 14 में हमने विधि के समान संरक्षण में क्या पढ़ा था कि राज्य तर्कसंगत आधार पर भेदभाव कर सकता है। फिर हमने अनुच्छेद 15 के पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि राज्य है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान है, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के प्रयोग के लिए मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि लिंग के आधार पर, यहां पर किसके आधार पर है? लिंग के आधार पर भेदभाव करने की बात की जा रही है। तो हम इसको अपवाद तो मान सकते हैं, लेकिन यह अपवाद रियल में है नहीं, क्योंकि इसका आधार क्या है? तर्कसंगत, कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अन्यों से हटकर, अन्यों के साथ भेदभाव करके राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, राज्य का आधार क्या है? तर्कसंगत आधार है, इसलिए हम इसको अपवाद नहीं मान सकते। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए जैसे मान लो स्त्री सशक्तिकरण के लिए आरक्षण या अन्य प्रावधान किए जा सकते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अनुच्छेद 15(4) की बात करें दोस्तों। 15(4) क्या कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर भी राज्य भेदभाव कर रहा है। एक तरीके से राज्य क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। अनुच्छेद 15(4) में भी वो क्या कह रहा है कि राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह ध्यान रखना, अनुच्छेद 15(4) में केवल 2 वर्ड काम मिलेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक। आर्थिक वर्ड काम में नहीं लिया गया, उसके बाद हम बाद में करेंगे दोस्तों। आर्थिक वर्ड काम में नहीं लिया गया है। यहां पर 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है, और वो विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में किए गए हैं। अनुच्छेद 15(5) में वो विशेष प्रावधान क्या किए गए हैं? एसटी, एससी और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में
प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहां पर अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और इसको अप्लाई करते हुए 15(5) में राज्य ने एसटी, एससी, ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी जैसे कोई आईआईटी है, आईआईएम है, या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इनमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। और इसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 15(6) यहां पर ध्यान रखना, आर्थिक आधार पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण किसको? ईडब्ल्यूएस को, अनुच्छेद 15(6). तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको अनुच्छेद 15 में देखो क्या कहा गया है। सबसे पहली बात करें कि राज्य धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन वर्डों को आपको क्रम से याद रखना है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा दिया गया है वैसा मैं बता रहा हूं, ये वर्डों का क्रम यही है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थान है, होटल, रेस्टोरेंट, विद्यालय आदि के प्रयोग के लिए मना नहीं कर सकता, इन आधारों पर भेदभाव करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, ये अगले है वो अपवाद के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे स्त्रियों को आरक्षण देना, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या बच्चों हेतु कोई अलग प्रावधान। ठीक है। 15(4) में क्या कहा गया कि राज्य जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है। देखो सामाजिक का मतलब है जातिगत, है ना, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। और इसी में हमने पढ़ा अनुच्छेद 15(5) में कि एसटी, एससी, ओबीसी के लिए शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें प्रवेश हेतु उनको आरक्षण दिया गया है, उनके लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। तो 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस है, इसको भी शैक्षणिक संस्थाओं में छूट प्रदान की गई है 10%। ठीक है। हालांकि दोस्तों अनुच्छेद 15 और भी व्यापक, यहां पर मंडल आयोग वगैरह कई चीजें हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक लेकर आऊंगा आरक्षण से रिलेटेड, उसमें आपको इन चीजों के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है। उसमें हम कालेलकर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, हम मंडल आयोग के बारे में पढ़ेंगे, एसटी, एससी के आरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे कि ईडब्ल्यूएस की अवधारणा पहली बार कब आई। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कब दिया गया, कितना % आरक्षण है, कहां कहां पर इसको आरक्षण है, इसके मापदंड क्या होंगे। तो एक आरक्षण वाला मैं अलग ही टॉपिक लेकर आऊंगा। यहां मूल अधिकारों में हम चर्चा करेंगे तो केवल आरक्षण में ही घुल जाएंगे, इसलिए वो मैं अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अगले की, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि राज्य सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान करेगा। यानी कि राज्य, अब इसमें भी देखो कुछ मापदंड है, इसके 2 पार्ट की बात करें, 16(2), ठीक है, 16(2) की बात करें कि
राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर भेदभाव किए बिना अवसर की समता प्रदान करेगा। अवसर की समता प्रदान करेगा। केवल इन दो को समझिए। देखें, सबसे पहला प्रश्न यहां पर क्या बनता है दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अवसर की समता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। दूसरा आपसे प्रश्न पूछ ले, अवसर की समता का उल्लेख कौन से अधिकार में किया गया है? तो दोस्तों समानता के अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि राज्य सरकारी नौकरी देते समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, प्रत्येक नागरिक को अवसर की समता प्रदान करेगा। अब देखो किस आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, एक उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और निवास के आधार पर। दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या था? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान था। यहां पर दो तत्व और जोड़े गए हैं, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, काफी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। संसद कानून बनाकर सरकारी नौकरी हेतु किसी राज्य विशेष का निवासी होना अनिवार्य कर सकती है। निवासी होना अनिवार्य कर सकती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाएगा सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर निवास, यहां पर आगे मैंने क्या कहा कि ये इसका अपवाद है कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाएगी और कानून बनाकर किसी राज्य का में सरकारी नौकरी हेतु वहां का निवासी होना अनिवार्य कर सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं तो जैसे आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो वहां का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि संसद ने उसके लिए कानून बना रखा है। अब इसमें एक प्रश्न आता है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है कि किसी सरकारी नौकरी हेतु किसी राज्य विशेष का निवासी घोषित करना, यह अधिकार किसके पास है? केवल किसके पास है? संसद के पास। और वो भी कैसे? कानून बनाकर संसद ऐसा कर सकती है, अन्य कोई नहीं कर सकता। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अनुच्छेद 16(4) अपवाद है। ठीक है, 16(4) है, वो इसका क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? ST SC हेतु आरक्षण। ध्यान रखना, ये इसका अपवाद माना जाता है कि ST, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 16 में प्रत्येक नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, उद्भव, निवास इनके आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन 16(4) में दोस्तों ST SC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, हम ओबीसी भी बोल सकते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसको इसका अपवाद माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये अपवाद है नहीं, क्योंकि इसका जो आधार है वो तर्क संगत है। इसका आधार क्या है? तर्क संगत है, इसलिए हम इसको इसका अपवाद नहीं मान सकते। और आरक्षण की हम डिटेल से बात एक अलग टॉपिक में करेंगे, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे आरक्षण किसको कितना है, आरक्षण के विरोध में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, पक्ष में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, उन सब चीजों की चर्चा हम आरक्षण वाले एक अलग टॉपिक में करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य सरकारी नौकरी देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पे? धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। इसमें भी इसका क्रम यही है दोस्तों। अनुच्छेद 15 से इसकी तुलना करें तो ध्यान रखना अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है, जबकि इसमें 2 तत्व और जोड़े गए हैं, उद्भव और निवास भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगला अपना आर्टिकल है अनुच्छेद 17, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामों में पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं छुआछूत का अंत। अब देखिए सबसे पहले तो दोस्तों छुआछूत है क्या? छुआछूत अनेक आधारों पर भेदभाव को माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे विशेष कर देखो, प्राचीन में भारत की बात करूं तो वैदिक काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, और उसके बाद भी ये लगातार जारी रहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें शूद्रों के साथ काफी भेदभाव होता रहा और यही शूद्र कालांतर में आके अनेक जातियों में विभक्त हो गए और आज हम ST SC OBC इनके रूप में हम देखते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई SC का व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है, यह भी एक छुआछूत का रूप है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एक ST SC का व्यक्ति है, कोई शादी हो रही है, ठीक है, जनरल के लोग हैं वहां पे, ब्राह्मणवादी लोग या सामंतवादी सोच के लोग रहते हैं, जिस समाज में SC के कैंडिडेट की शादी है वो घोड़ी पे चढ़ के बिंदोरी निकाल रहा है, उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है, ये भी एक तरह की छुआछूत है। जाति सूचक शब्द से संबोधित करना, ये भी एक तरह की छुआछूत है। ठीक है, इन लोगों के घरों के पास कूड़ा करकट डालना, ये भी एक तरह की छुआछूत है। इनको गाली गलौज करना, ये भी एक तरह की छुआछूत है। यानी कई रूप हो सकते हैं छुआछूत के। ठीक है, अब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो वो उसी व्यक्ति की अंतरात्मा जानती है कि उसका व्यक्तित्व का विकास होता है कि नहीं होता। किसी के साथ लगातार अगर भेदभाव होता है, छुआछूत होती रहती है, तो वो लगातार कुंठित होता रहता है और उसका विकास नहीं हो पाता, वो समाज के मुख्य दायरे में नहीं आ पाता। तो ये एक तरीके से गलत है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को ध्यान रखना क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, क्योंकि छुआछूत है या इसके माध्यम से छुआछूत के सभी प्रकारों का अंत किया गया है। यानी छुआछूत के सभी प्रकारों का अंत, छुआछूत के सभी प्रकारों का अंत किया गया है। सभी प्रकारों का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के माध्यम से। अगर कोई किसी प्रकार की छुआछूत करता है तो वो दंडनीय अपराध है, उसके लिए दंड दिया जाएगा। अब दोस्तों देखो इस आर्टिकल में तो एक बात कह दी गई कि छुआछूत का अंत है, कि कोई नागरिक किसी के साथ किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं करेगा। आप क्यों मान लोगे भाई? या सामंतवादी सोच के लोग क्यों मान लेंगे कि मैं नहीं करूंगा छुआछूत? हो तो करेंगे, कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो अपने आप लागू हो जाते हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जिनको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता
होती है, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत, इसको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, यह कानून कौन बना सकता है? कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 35 के तहत आपसे प्रश्न पूछ ले, छुआछूत का अंत करने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों केवल संसद के पास है। केवल संसद ऐसा कानून बना सकती है। तो देखिए, छुआछूत के अंत हेतु संसद द्वारा कानून बनाए गए। ये याद रखना, किसके द्वारा बनाए गए? संसद के द्वारा। वीआईपी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छुआछूत का अंत करने के लिए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और यह कानून किसके द्वारा बनाया गया? संसद के द्वारा बनाया गया। अब देखिए कौन कौन से कानून बनाए गए। पहला कानून बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया। 1955 में बनाया गया, यहां लिख देता हूं 55, ठीक है, 1955 में बनाया गया। इसके बाद 1976 में नाम बदल दिया गया। 1976 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट अधिनियम 1955, यानी 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। और इसके बाद एक अत्यंत कठोर 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। दोस्तों अब देखिए इसमें कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां कहां बनते हैं, वो सारी चीजें मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का निवारण कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। दूसरा, अस्पृश्यता का निवारण कौन से अधिकार में किया गया है? तो दोस्तों समानता के अधिकार में। अभी हम समानता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं। तीसरा, ठीक है, छुआछूत एक क्या है? दंडनीय अपराध है। और इसके माध्यम से छुआछूत के सभी प्रकारों का क्या कर दिया गया है? अंत। आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि छुआछूत के निवारण हेतु, अस्पृश्यता के अंत हेतु कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, संसद ने अब तक कितने कानून बनाए? 3। पहला अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, फिर उसके बाद 1976 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको थोड़ा सा कठोर बना दिया गया। और उस कठोर कानून का नाम क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, 1989 में इन दोनों कानूनों की जगह एक अत्यंत कठोर कानून बनाया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है दोस्तों, आगे हम समानता के अधिकार में लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब देखो दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो राज्य या अंग्रेज सरकार के द्वारा समाज में भेदभाव करने वाली अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी। जिसकी मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, जैसे राय बहादुर, बहादुर साहब, विक्रमादित्य वगैरह कई तरह की उपाधियां होती थी। ठीक है,
तो ये उपाधियां थी समाज में भेदभाव व्याप्त करती थी। तो अब सभी प्रकार की उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य शिक्षा व सेना को छोड़कर, शिक्षा व सेना को छोड़कर, यह ध्यान रखना, शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो इसमें सभी प्रकार की उपाधियां समाप्त कर दी गई है। अब राज्य केवल 2 ही क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि, जैसे कि शास्त्री की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि। दूसरी है सेना के क्षेत्र में, जैसे परमवीर, अशोक चक्र वगैरह है, ये मेजर, कर्नल, ये किसकी, सेना के क्षेत्र में। केवल 2 ही क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। अन्य प्रकार की सभी प्रकार की उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण करता है, विदेश से उपाधि लेता है, या फिर विदेशी भारत में, तो इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ध्यान देना। ठीक है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण करता है या किसी भारत के नागरिक को कोई विदेशी राज्य उपाधि देता है, तो वो नागरिक उपाधि तभी ग्रहण कर सकता है जब राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी। ठीक है। इसी प्रकार कोई विदेशी नागरिक को भारत में उपाधि देनी हो तो भी ध्यान रखना राष्ट्रपति की पहले अनुमति आवश्यक है। तो इसमें मोटी बात ध्यान रखना, पहला की उपाधियों, हालांकि ये ज्यादा विस्तृत है अधिकार, लेकिन इतना हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं 3-4 बातें बताऊं, केवल आपको वो याद रखनी है। पहला की उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में, 18 में। दूसरा, राज्य वर्तमान में कौन से क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी सेना के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। फिर उसके बाद की बात करें कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करता है, तो उपाधि ग्रहण करता है तो वो ऐसा कर सकता है क्या, हां कर तो सकता है, लेकिन किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की। इसी प्रकार कोई विदेशी नागरिक है वो भारत से उपाधि ग्रहण करता है तो भी किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब दोस्तों लास्ट है, जनता पार्टी सरकार 1977 में आई, और सुन लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनता पार्टी सरकार 1977 में पहली बार केंद्र में सरकार बनाई, और सरकार बनाते उसने क्या किया, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये पुरस्कार है, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और उसने इनको दोबारा से शुरू कर दिया, तो ये विवाद था वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। अब देखो जनता पार्टी सरकार ने इनको समाप्त क्यों किया था, अधिकारों, ये पुरस्कारों को। उसका मानना था कि ये एक तरह की उपाधि है और ये समाज में भेदभाव व्याप्त करती है, इसलिए इनको क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि अगर इन पुरस्कारों को कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे अलंकार के रूप में जोड़ता है तो उपाधि मानी जाएगी, अन्यथा ये उपाधि नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये जो पुरस्कार ही है ये उपाधि नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।